एवरीवन एंड वेलकम बैक टू TCF चैनल। आज की वीडियो में साइंस सीरीज़ का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। सीरीज़ के अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग NCERTs को अच्छे से रीड करिए, ताकि आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो केवल सीटेट के ही एग्ज़ाम में नहीं बल्कि जितने भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट आएगा, जब तक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो NCERTs को अच्छे से रीड करिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। देखिए, जब पेट्रोलियम मिलता है और उसकी रिफाइनिंग की जाती है तो उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स, मतलब पेट्रोलियम से ही मिलने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्लास 8th की NCERT का जो चैप्टर है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस करके एक चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। तो चलिए हम NCERT में एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, NCERT में आपको ये वाला टेबल दिखेगा कोल पेट्रोलियम वाले चैप्टर के अंदर क्लास 8th में। मैंने इसमें हिंदी में भी ये टेबल लिया है और इंग्लिश में भी टेबल को मैं वीडियो में कवर करूँगी। तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए, पेट्रोलियम के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। LPG है, पेट्रोल है, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, बिट्यूमिन। ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेते हैं तो उसे मैं यहीं पे कवर करा देती हूँ। जो बिट्यूमिन है ये जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे बिट्यूमिन यूज़ होता है। तो कई बार पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा रोड सरफेसिंग में यूज़ होता है। तो ये आप करेक्ट ऑप्शन क्या लगाएंगे, बिट्यूमिन। एक बार हिंदी में देख लेते हैं कौन कौन से पेट्रोलियम के संगठक हैं या कौन कौन से बाई प्रोडक्ट उत्पाद हैं। LPG है, LPG की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। पेट्रोल, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, डीजल, स्नेहक तेल, स्नेहक तेल मतलब होता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, फिर पैराफिन, मोम और बिट्यूमिन। ठीक है, जो सड़क निर्माण में यूज़ होता है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। अब हम एक बार वहाँ पे MCQ को सॉल्व करते हैं। तो अगर अब पूछा जा रहा है कि इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि नॉट दे रखा है, पूछा है पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है या नहीं है। तो कई बार रीडिंग की वजह से हम अगर क्वेश्चन को सही रीड नहीं करते हैं तो हम गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, CNG इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पैराफिन, वैक्स, बिटुमेन और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तीनों के तीनों ही पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक, हिंदी में भी रेड डाटा बुक बोला जाता है, ये क्या चीज़ का रिकॉर्ड रखती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, किस चीज़ का रिकॉर्ड है इसमें। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट मतलब जो प्राणी विलुप्त हो चुके हैं, जो अब धरती पर है ही नहीं, जैसे डायनासोर्स। फ्लोरा, क्या पौधों के बारे में रिकॉर्ड रखती है। फोना, पशु पक्षी के बारे में रखती है। या एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो संकट जिन पर है, यानी कि अगर उनका प्रॉपर प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन नहीं किया गया, उनके हैबिटेट को नहीं बचाया गया, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो वाली स्पीसीज़ या वो वाले प्राणी भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फोना हो। यानी पौधे भी आ सकते हैं उसमें और या फिर पशु पक्षी भी। तो इसमें क्या आंसर आएगा इसका, एंडेंजर्ड स्पीसीज़। रेड डाटा बुक क्या करती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का रिकॉर्ड रखती है। एक बार हम NCERT में भी इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्लास 8 का चैप्टर 7 है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अगर इस वाले को देखेंगे तो सीटेट का जो हमने लास्ट सीरीज़ डिस्कस करी है उसमें एंडेमिक स्पीसीज़ डिस्कस करी है, वो भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन आया है। और अब जो ये रेड डेटा बुक है, देखिए ये रहा, रेड डेटा बुक का क्वेश्चन भी यहाँ से लिया गया है। तो रेड डेटा बुक को अगर देखेंगे तो रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। तो जो संकट जिन पे जो भी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड हैं, यानी कि अगर उनका प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं किया तो एक टाइम पे वो ख़त्म हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। तो उसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं। कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो एंडेंजर्ड एनिमल, एंडेंजर्ड प्लांट या बोथ, तो दोनों चीज़, एंडेंजर्ड एनिमल या प्लांट या एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का रिकॉर्ड होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसका करेक्ट आंसर हो गया 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द सोल्स ऑफ
थ्रेडेड, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा किया जाता है, देखिए ये क्लास 8 का ही चैप्टर है फ्रिक्शन। अगर हम इसमें देखें तो अगर सरफेस बहुत ज़्यादा, आप सोचिए कि अगर शूज़ मतलब पूरे एक समान होंगे, समतल होंगे, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगी और हमें चलने के अंदर दिक्कत होगी। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। एक बार हम एनसीईआरटी में भी इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास 8 का जो चैप्टर है फ्रिक्शन, वहीं से मैंने ये लिया है। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। और ग्रिप कैसे बेटर होगी कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो जब हम चलेंगे तो उससे क्या होगा कि फ्रिक्शन के ज़्यादा होने के कारण ना हम स्लिप नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है ताकि ईजी अच्छी ग्रिप बने फ्लोर पे। तो देखिए नीचे, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, और बहुत सारे फिनोमिना और दे रखे हैं। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। असमतल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़े और हम लोग स्लिप ना हो, उसमें पकड़ अच्छी बनी रहे फर्श के साथ, ठीक है, ग्रिप स्ट्रांग हो। अगला क्वेश्चन है, सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन अ बॉटल। डिस्टिल्ड वाटर आप समझ रहे हैं कौन सा पानी होता है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, एकदम प्यूरिफाइड वाटर जो होता है, ठीक है। अब उसने ये देखा कि क्या ये विद्युत का सुचालक है या नहीं, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या डिस्टिल्ड वाटर अच्छा सुचालक होगा या नहीं। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला कि ये विद्युत का सुचालक है। दूसरा, इट इज़ एन इंसुलेटर, यह एक विद्युत रोधी है, यानी कि करंट इसमें से पास नहीं होगा, ठीक है, इंसुलेटर है। थर्ड, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर है, कमज़ोर चालक है, ठीक है। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो डिस्टिल्ड वाटर है, मैंने एक बात बताई, डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। अगर हम टैप वाटर की बात करें, जो टंकी के अंदर पानी आता है, उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट रहता है, और अगर सॉल्ट रहेगा NaCl, तो वो क्या होगा, वो आयंस में ब्रेक हो सकता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो वो जब कोई चीज़ आयंस में ब्रेक हो जाएगी तो उसके बाद वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, क्योंकि उसका आयनाइजेशन हो गया है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट ही नहीं है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। एक बार हम क्लास 7 का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक, ये क्लास 8 का चैप्टर है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट करके, उसमें से एक क्वेश्चन लिया गया है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। क्लास 8 का चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देखिए पेज नंबर 177 पे नीचे की ओर मेंशन है, व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप, हैंड पंप, वेल एंड पॉन्ड इज नॉट प्योर, वो प्योरीफाइड वाटर नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट रहता है। तो टैप वाटर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर क्या है, पुअर कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे दे भी रखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। कौन से में प्रेजेंट होता है, टैप वाटर में। दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट, उसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं है, तो वो पुअर कंडक्टर है, यानी कि विद्युत का कमज़ोर चालक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 3। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इससे जो अगला क्वेश्चन है, ये वाला 7th के अंदर जो चैप्टर है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब करंट किसी वायर से पास होता है या किसी डिवाइस से पास होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट कॉज करता है। और 8th क्लास के अंदर जो चैप्टर है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों इफेक्ट अलग अलग क्लासेस में डिस्कस किए गए हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है 65, ये क्लास 7th से लिया गया है। इसमें फ्यूज़ के बारे में क्वेश्चन है। तो पहले हम एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें से पूछा गया कि फ्यूज़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले फ्यूज़ के बारे में देख लेते हैं।
तो देखिए क्लास 7th की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 166 पे अगर आप देखेंगे, देखिए वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास्ड थ्रू देम। दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़। देखिए हम फ्यूज़ का घर में यूज़ क्यों करते हैं कि मान लीजिए कभी इतना ज़्यादा वोल्टेज हो जाए कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो, तो क्या होगा, डिवाइस फूक जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा दिया जाता है ताकि डिवाइस तक करंट पहुंचने से पहले वो फ्यूज़ में पास हो तो फ्यूज़ ही ब्रेक हो जाएगा, तो करंट आगे पहुंचेगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ इसीलिए किया जाता है। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूज़ आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट। देखिए इसमें जो करंट की लिमिट है वो मिनिमम नहीं है, यानी न्यूनतम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट है कि अगर मैक्सिमम इतना करंट गया तो उसी के बाद वो ब्रेक होगा। समझ में आया? तो देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। इफ़ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड दिस सेफ लिमिट, मान लीजिए कि करंट उस सेफ लिमिट से ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, द वायर में बिकम ओवर हीटेड एंड मे कॉज फायर। तो आग लग सकती है घर में, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए करंट ज़्यादा आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। तो सर्किट जब हमने बीच में से फ्यूज़ लगा दिया और फ्यूज़ ही ब्रेक हो गया तो आगे का सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो करंट आगे पास नहीं होगा। अ फ्यूज़ इज़ दस अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर। तो उनसे बचने के लिए फायर वगैरह का इंसिडेंट्स जैसे होते हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स में आग लग जाती है कई बार करंट की वजह से, तो वो उससे बचने के लिए ही इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाए जाते हैं। तो अभी उस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, तो मैक्सिमम लिमिट ही होती है, सही है। फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग। सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इफ़ द प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ़ द करंट इज़ मोर देन द सेफ लिमिट। अगर करंट ज़्यादा है सेफ लिमिट से तो वो सर्किट को क्या ब्रेक कर देगा, तो ये बात भी सही है। देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या उसमें न्यूनतम सीमा रहती है? नहीं, मैक्सिमम लिमिट रहती है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन फोर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखिए क्लास 7th का 8th चैप्टर है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। यहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है, उसे डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं साइक्लोन के बारे में, तब हम उस क्वेश्चन को देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी। देखिए साइक्लोन्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि बहुत सारे साइक्लोन्स इंडिया में आते हैं, लेकिन आपने मोस्टली नोट किया होगा, देखिए द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन। जितना कोस्टल एरियाज हैं इंडिया में वो साइक्लोन वहाँ पे सबसे ज़्यादा आने का खतरा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ईस्ट कोस्ट पर जो हमारा पूर्वी भाग है वहाँ, वो वाली जो पूर्वी कोस्ट लाइन है वहाँ पर ज़्यादा वल्नरेबल है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा खतरा है, वेस्ट कोस्ट पे कम खतरा है, आते दोनों जगह है। तो यानी कि बे ऑफ बंगाल वाला जितना एरिया है, उधर वाली जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर साइक्लोन की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। 4 जगहों के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे चक्रवात आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। पुरी, मुंबई, गोवा या पोरबंदर। तो आप एक चीज़ नोट करिए, मुंबई जो है वो वेस्ट कोस्ट पे है, गोवा वेस्ट कोस्ट पे है, यानी कि पश्चिम वाले कोस्टल एरिया में है ना। पोरबंदर ये भी वेस्ट वाले एरिया में। तो बचा क्या? पुरी, यानी कि वो पुरी उड़ीसा में है और ईस्ट कोस्ट पे है। तो अभी हमने देखा, डिस्कस किया कि साइक्लोन्स की आने की संभावना या जो उनकी इंटेंसिटी होती है, जितनी तेज़ी से वो आते हैं, जितनी पावरफुल साइक्लोन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? ईस्टर्न कोस्ट पे होते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? फर्स्ट वाला।
ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर बिकॉज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जब ज्योग्राफी की हम स्टार्टिंग करते हैं या साइंस, जब आपने ज्योग्राफी का मेन कॉन्सेप्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा अर्थ के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी पे ऋतुएं क्यों बदलती हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन टिल्टेड वाला जहाँ होगा वो है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है, फर्स्ट वाला। एक बार बाकी ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। इस वजह से होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सेम नहीं है, तो नहीं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ये भी गलत है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है, तो ये भी गलत है क्योंकि परपेंडिकुलर है ही नहीं वो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप क्या करेंगे, फर्स्ट। एक बार हम देख लेते हैं। ये वाली इमेज मैंने गूगल से ली है। इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी अर्थ है इसकी जो ये एक्सिस है रेड वाली, ये टिल्टेड है, एक्सिस टिल्टेड है। कितनी डिग्री पे, 23.5 डिग्री, 23 ठीक है एंड हाफ डिग्री पे टिल्टेड है। इस वजह से क्या होता है कि जैसे हमने जो भी जैसे आप देखेंगे कि ये बीच में सन है, अब इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की तरफ, तो इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम क्या होगी, ठंड होगी। ठीक है, तो इसी कारण जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं, अर्थ की जो अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है उसके कारण। तो ये वाले डायग्राम से आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमने इसका ऑप्शन देख लिया, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, दो कॉलम्स दे रखे हैं हमें, फर्स्ट कॉलम और सेकंड। आपको इसमें मैच करना है। कैनोपी यानी वृक्ष वितान किसको बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, ह्यूमस, पॉर्क्यूपाइन। ठीक है, दूसरी तरफ वाले कॉलम में है डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, पादप और जंतुओं के मृत उत्तक। अ वाइल्ड एनिमल एक जंगली जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव, ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री यानी बड़े वृक्ष की शाखाएं। तो आपको करेक्ट मैच करना है। अब कैनोपी मतलब क्या होता है, वृक्ष वितान का क्या मतलब होता है, ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री। अभी हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे कि कहाँ से एनसीईआरटी में लिया गया है। चलिए पहले उसको ही देख लेते हैं। देखिए, एक चैप्टर है फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन, वहाँ से ये वाला क्वेश्चन लिया गया। अगर आप इस इमेज को देखें तो आपको पता चलता है कि जंगल में क्या होता है कि जो ट्रीज़ का ऊपर वाला पार्ट है ये इतना घना है कि ये सनलाइट को नीचे वाले प्लांट्स तक आने के लिए ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो जो ये ब्रांचेस होती हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं हैं पेड़ों की, ये क्या फॉर्म करती हैं, कैनोपी। ठीक है, तो कैनोपी मतलब आपको समझ में आ गया। देखिए, नीचे सनलाइट नहीं जाएगी इसके कारण, तो कैनोपी पता चल गया। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, अंडर स्टोरी। नेक्स्ट आपने इसी चैप्टर से ये लिया गया है ह्यूमस। आप सबको पता होगा ह्यूमस क्या है, जो भी डेड प्लांट या एनिमल है उनका कन्वर्जन, अगर वो डार्क जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो डिकम्पोज हो सकती हैं, जैसे मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है ना, ऊपर वाली लेयर में। तो ह्यूमस का क्या मतलब है, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है अगर वो डिकम्पोज हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। अब ह्यूमस को कन्वर्ट, जो भी ये चीज़ें हैं इसको कन्वर्ट कौन करेगा ह्यूमस में, डिकम्पोजर्स यानी सूक्ष्म जीव का काम होता है चीज़ों को डिकम्पोज करना। जो भी वेजिटेबल पील्स हैं, छिलके, एनिमल टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यू हैं, उनको डिकम्पोज करना। तो ये काम किसका है, डिकम्पोजर्स का, यानी कि सूक्ष्म जीव का। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस, उन्हें डिकम्पोजर्स बोलते हैं। और ह्यूमस क्या है, वो डार्क कलर्ड सब्सटेंस जो कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ह्यूमस हमने देखा, डिकम्पोजर्स देखा। अब एक वर्ड है पॉर्क्यूपाइन, तो ये इसी चैप्टर से लिया गया। अगर हम चैप्टर को बहुत ढंग से रीड करते हैं ना, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया है कुछ एनिमल्स के बारे में बता रखा है, बोर, बाइसन, जैकाल, पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन एक तरह का जानवर ही होता है। ठीक है, तो कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा। तो अगर आप चैप्टर की रीडिंग अच्छे से कर रहे हैं तो फिर आपको वो वर्ड पता चल जाएगा। कुछ इस तरीके का दिखता है पॉर्क्यूपाइन, तो ये एक तरीके का जानवर है। तो अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कैनोपी मतलब क्या है, बड़े वृक्ष की शाखाएं।
ठीक है, वृक्ष वितान। तो फर्स्ट का क्या होगा मैच, फोर्थ। अब देखिए पूरे में फर्स्ट का मैच फोर्थ एक ही ऑप्शन में, तो आपको पता चल गया ऑप्शन 3 करेक्ट है। बट एक बार बाकी भी देख लेते हैं। डिकम्पोजर्स यानी सूक्ष्म जीव किन्हें बोलते हैं हम, डिकम्पोजर यानी सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये आ गया थर्ड वाला। फिर है ह्यूमस। ह्यूमस का क्या आएगा, फर्स्ट वाला, पादपों और जंतुओं की मृत उत्तक यानी कि टिश्यूज, डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। नेक्स्ट फोर्थ है पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन क्या है, अ वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर, तो ऑप्शन सेकेंड। तो ये क्वेश्चन हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन दी वर्ल्ड आर। ये डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है 3, रेटिकुलेटेड पाइथन, जालीदार अजगर जो होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है योगा इज़ डन बाय द पीपल इन वर्ल्ड बिकॉज। योगा क्यों की जाती है, इट कीप्स पीपल हेल्दी, इट इंक्रीजेज हंगर, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, इट इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज। तो इसका मोस्ट करेक्ट आपको चूज़ करना है, तो ये है इट कीप्स पीपल हेल्दी, वह लोगों को स्वस्थ रखता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर करी है, तो ये 8th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से लिया गया और डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रोनाल्ड रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एक बार हम इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो देखिए क्लास 8th का ये वाला चैप्टर है, जो ये बॉक्स के अंदर दिया रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें यहाँ पे बॉक्स में मेंशन है एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। ईयर मुश्किल है कि कोई पूछे, क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आपको नाम पता होना चाहिए कि इन्होंने डिस्कवर किया, तो एडवर्ड जेनर ने। बाकी भी यहाँ पे जितने भी 1 वर्ड में और भी बॉक्सेस हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया। ठीक है, यहाँ पे फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। देखिए आपने देखा होगा कि जैसे हमारे घर में अगर अचार डलता है तो वो लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उसको सही रखने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ना। नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर से अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए फिर स्मेल भी आती है। तो उसको सही रखने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। ये भी क्वेश्चन क्लास 8th के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया उसी से लिया गया। तो इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले एक बार मैं एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ, फिर आप लोग खुद ही इसका आंसर बता देंगे। ये वही वाला चैप्टर है, इसमें देखिए प्रिजर्वेटिव्स दे रखे हैं, ये रहा, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रेजर्वेटिव्स। तो 2 का नाम दे रखा है ऑप्शन में, वहाँ पे क्वेश्चन में हमसे 1 पूछा है, तो सोडियम बेंजोएट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर और भी आपसे पूछे नेक्स्ट टाइम तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डैश। यीस्ट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, पहला है दही, शुगर, कॉमन सॉल्ट या एल्कोहल के लिए। तो ये भी क्वेश्चन क्लास 8th का जो चैप्टर है सेकंड वहाँ से लिया गया है। तो आपने देखा 3 क्वेश्चन लगातार उसी चैप्टर से लिए गए हैं। तो चलिए एक बार इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है ध्यान से, तो यीस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका कमर्शियल यूज़ यानी कि एक लार्ज स्केल यूज़ कहाँ पे होता है, एल्कोहल प्रोडक्शन में यूज़ होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझना है, आपको इसका कॉन्सेप्ट करना है, तो फिर मैं अपने चैनल पे इसकी वीडियो बनाऊंगी। बट उसके लिए पहले आप लोग बताइए कि आपको ये वाला चैप्टर की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैं 6th की वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तभी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। तो 3 जगह इसका यूज़ होता है, एल्कोहल, वाइन या एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एल्कोहल। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th वाला इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम बताना है कि क्या है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये क्लास 8th का जो चैप्टर है सेल वाला वहाँ से लिया गया है। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए
देखिए, एक क्लास 8 का जो चैप्टर है सेल, वहाँ पे आप एक बार उसे पढ़िए। उसके बाद क्लास 9th से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है सेल का, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम कहाँ पे होता है? सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो ऐसे ही आपको बताना है कि राइबोसोम क्या चीज़ सिंथेसिस करता है, राइबोसोम क्या बनाता है। तो इसी चैप्टर में अगर आप एक बार इसे रीड कर लें, 8th वाली उसको रीड कर लीजिए और फिर 9th वाले चैप्टर को, 9th क्लास के चैप्टर को रीड करिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है क्योंकि उसका काम एनर्जी प्रोडक्शन में होता है, एटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ से जो इक्वेशन बना, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये वाला सेल देख रहे हैं, राइबोसोम। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। तो 84 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप एनसीईआरटीज़ को रीड कर लीजिए और कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिए एक बार, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।